आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। हमने जो मानव बस्तियाँ थी उसका फर्स्ट पार्ट जो हम पढ़ चुके थे, आज हम इस मानव बस्तियों का जो है सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आकार, उपलब्ध सुविधा या फिर कार्यों के आधार पर नगरों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, तो पहला जो है हमारा नगर। नगर क्या है? निर्माण, खुदरा एवं थोक व्यापारियों का व्यवसाय सेवाओं के केंद्र के रूप में माना जाता है। नगर को किसके रूप में माना जाता है? थोक व्यापारियों, निर्माणकर्ता, ठीक है, व्यावसायिक सेवा आदि के केंद्र के रूप में माना जाता है। तो पहला प्रकार ये हो गया। दूसरा क्या है? शहर। ये प्रमुख वित्तीय संस्था, प्रादेशिक कार्यालय या फिर यातायात के केंद्र होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर इसकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक होती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे मिलियन सिटी भी कहा जाता है। फिर हमारा अगला आता है सन्नाग्रह। सन्नाग्रह क्या होता है? अलग अलग नगरों या शहरों के आसपास मिल जाने वाले एक विशाल नगर सन्नाग्रह कहलाते हैं। मतलब कोई भी नगर या शहर, उसके आसपास जो भी चीज़ मिलती है वहाँ क्या कहलाते हैं? एक विशाल नगरीय क्षेत्र, उसे हम सन्नाग्रह कहते हैं। ओके, फिर आता है विश्व नगरी। विश्व नगरी क्या होता है? एक बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन्नाग्रहों का एक समूह होता है। सन्नाग्रहों के समूह को हम क्या कहते हैं? विश्व नगरी कहते हैं। ओके, फिर आता है मिलियन सिटी। मिलियन सिटी क्या होता है? 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या वाले शहर मिलियन सिटी कहलाते हैं। ओके, 1800 में लंदन जो था सबसे बड़ा मिलियन सिटी था। अगला क्वेश्चन है विकासशील देशों की अधिकतर आबादी ग्रामीण है, फिर भी यहाँ ग्रामीण की कई समस्या से जूझ रही है। मतलब इसका कहना है कि विकासशील जो देश है, जैसे कि हमारा भारत जो है वो विकासशील देश है, तो यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो ग्रामीण है। लेकिन ये ग्रामीण होने के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारी जो समस्या है उससे हमें जूझना पड़ता है। तो क्या आप इस कथन से सहमत है? तो हाँ, हम इस कथन से जो है वो सहमत है। क्यों? क्योंकि आगे बढ़ते हैं। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे कई देश की ग्रामीण जनसंख्या कुल जनसंख्या के 50% से भी अधिक है। भारत, पाकिस्तान जैसे जो देश है, इनकी जो जनसंख्या है वो कितनी है? 50% से भी अधिक है। यह स्थिर विश्व के अन्य विकासशील देशों की है, किंतु इन देशों की ग्रामीण जनसंख्या कई समस्या से जूझ रहा है। अब इसकी समस्या क्या क्या है, तो इसकी समस्या मैं बढ़ती हूँ। ठीक है, पहला पॉइंट है विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों में जल की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होती। वहाँ पर क्या होती है? जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर जो ग्रामीण जनसंख्या रहती है उसमें जल की जो प्राप्ति रहती है वो नहीं होती। पर्वतीय एवं शुष्क क्षेत्रों में निवासियों को पेयजल हेतु लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इन्हें क्या करना चाहिए? पानी, पीने के पानी के लिए लंबी दूरी जो होती है तय करनी पड़ती है। ओके, फिर आता है जल। अगर जल खराब पिएंगे तो उससे बहुत सारी समस्या होती है, जैसे कि बीमारियां, ये सब समस्या जो है वो उत्पन्न होती है। फिर अगला दक्षिणी एशिया के 10 प्राय बाढ़ व सूखे से ग्रस्त रहते हैं। यहाँ पर ऐसे इलाके हैं जो बाढ़ और सूखे से क्या रहते हैं? ग्रस्त रहते हैं। ठीक, सिंचाई सुविधा का अभाव होने से कृषि कार्य प्रभावित होता है। सिंचाई का अभाव कम रहता है जिससे क्या होता है कि जो कृषि कार्य वो प्रभावित होता है। पानी नहीं मिलेगा तो ये भी प्रभावित होंगे। ओके, फिर है कच्ची सड़क एवं आधुनिक संचार के साधनों का अभाव उनके विकास मार्ग में बाधा डालता है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होती है? अभी तो पक्की सड़कें नहीं बनी और कच्ची सड़कें रहती है, तो जब बारिश होती है तो वहाँ पर क्या होता है? कीचड़ वगैरह हो जाता है, जो कि इनके विकास में क्या डालती है? बाधा डालती है। ओके, फिर अगला पॉइंट है विकास ग्रामीण जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधित पर्याप्त सुविधाओं का अभाव नहीं रहता। ग्रामीण जो क्षेत्र रहते हैं वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इनका जो अभाव रहता है वो नहीं रहता है। ओके, अब उदाहरण हेतु नियोजित बस्तियों की 2 विशेषता लिखिए। नियोजित बस्तियों की हमें क्या लिखना है? 2 विशेषता लिखना है। तो उदाहरण, भारत में इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नहरी बस्तियों का विकास एवं इथोपिया में नवीनीकरण योजना। नियोजित बस्तियों की निम्न विशेषता है। ये बस्तियां सरकार द्वारा ग्रामीण वासियों के अधिवृष्ट भूमि पर बसाई जाती है। मतलब जहाँ पर सरकार होती है वहाँ पर जो होती है बस्तियां होती है बसाई जाती है सरकार की भूमि पर। ठीक है, ऐसी बस्तियों में सरकार द्वारा अधिकृत भूमि पर निवासियों को सभी प्रकार की आधारभूत सुविधा प्रदान करती है। और यहाँ पर जो बस्तियाँ होती है लोगों को जो उनकी आधारभूत सुविधा है वो सारी चीज़ें जो होती है उन्हें उपलब्ध कराती है। अब आधारभूत सुविधा में कौन कौन सी आती है? आवास, पानी, बिजली, सेवा, लाइट, ये सब होती है, ये इन लोगों को क्या कराई जाती है? उपलब्ध कराई जाती है। अब ओके, ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियाँ किसे कहते हैं और उनकी विशेषता। अब यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। पहला क्या है कि ग्रामीण बस्तियाँ की विशेषता और दूसरा है नगरीय जो बस्तियाँ उसकी विशेषता। ठीक, पहले तो हम पढ़ते हैं कि किसे कहते हैं। तो जनसंख्या के आकार, वृद्धि एवं विस्तार तथा आर्थिक क्रियाकलाप के आधार पर मानव बस्तियों को 2 भागों में
रखा जाता है। अभी हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हम जो बस्तियाँ होती है उसको किस प्रकार से वर्गीकृत करते हैं, तो उसका आकार देखकर, वहाँ की वृद्धि देखकर, इन सब क्रियाकलाप या फिर उसका काम देखकर कि वो लोग क्या काम करते हैं, इस आधार पर जो बस्तियाँ होती है उन्हें दो भागों में बांटा जाता है। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या व घनत्व में बहुत कम होता है। ग्रामीण जो बस्तियाँ होती है वहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो होता है वो बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ के निवासी प्राथमिक क्रियाकलाप द्वारा अपना जीवन जो होते हैं वो व्यतीत करते हैं। ग्रामीण बस्तियों के जो लोग होते हैं वो किसके द्वारा, प्राथमिक क्रियाओं द्वारा अपना जीवन जो होते हैं वो व्यतीत करते हैं। जबकि नगरीय क्षेत्रों में क्या होता है, जनसंख्या भी अधिक होती है और जन घनत्व भी अधिक होता है। अब यहाँ की जनसंख्या अधिक क्यों होती है, क्योंकि लोग जो होते हैं अच्छी सुविधा, अच्छी शिक्षा से आकर्षित होकर नगरों में अधिक रहना पसंद करते हैं। उसके बाद यहाँ के लोग क्या कौन कौन से कार्य करते हैं, तो यहाँ के लोग द्वितीय, तृतीय या फिर चतुर्थ क्रियाकलाप में लगे रहते हैं और अपना जीवन व्यतीत करते हैं। अब ग्रामीण जो बस्तियाँ होती है उसकी विशेषता, ओके, ग्रामीण बस्तियाँ प्रतिरूप से अपनी भूमि के निकट से गहरा संबंध रखते हैं। जो ग्रामीण बस्तियाँ के जो लोग होते हैं वो अपनी भूमि से क्या रखते हैं, गहरा संबंध रखते हैं। यहाँ के निवासी ग्रामीण परिवेश से जुड़ी आर्थिक क्रियाकलाप जैसे कि कृषि करना, पशुपालन करना, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, खनन कार्य आदि करते हैं। यहाँ के जो लोग होते हैं वो क्या काम करते हैं, इन सब कामों में जो होते हैं लगे रहते हैं। उसके बाद इन बस्तियों का आकार अपेक्षा छोटा होता है तथा वृद्धि एवं विस्तार वृद्धि दर धीमी होती है। यहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या का जो आकार होता है वो छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि दर जो होती है वो बहुत धीमी गति से होती है, मतलब ना के बराबर या फिर धीरे धीरे। ये बस्तियाँ प्राय किसी जल स्रोत जैसे तालाब, झील, नदी के किनारे बसती है। ओके, उसके बाद आते ग्रामीण बस्तियों के लोग सामाजिक, सांस्कृतिक व धार्मिक समरूपत से साथ ही आपस में गहरे संबंध रखते हैं तथा एक दूसरे को जानते पहचानते हैं। ग्रामीण बस्ती के जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, जानते पहचानते हैं और इनके पास सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से इनके बीच क्या होता है, गहरे संबंध होते हैं। ग्रामीण बस्तियों के आवासों के प्रकार व निर्माण सामग्री में समान रूपता पाई जाती है जो कि स्थानीय भूगोलिक एवं पर्यावरणिक दिशाओं के अनुरूप होती है। ये लोग क्या होते हैं, एक प्रकार की ही वस्तुएं क्या करते हैं, निर्मित करते हैं। ओके, अब हम नगरीय जनसंख्या जो है उसकी विशेषता पढ़ेंगे। समय बीतने के साथ साथ कुछ बस्तियां विशेषकृत होकर अपने आसपास की बस्तियों को सेवा प्रदान करने लगी। ऐसी बस्तियां क्या कहलाती है, नगर कहलाती है। मतलब ऐसी बस्तियां जो थी वो जो क्या हुआ, समय के साथ साथ उन्होंने अपना एक मुकाम बना लिया और वो उनके आसपास की जो बस्तियां उन्हें भी सेवा प्रदान करने लगी। उसके बाद है नगरों के अधिकांश निवासी द्वितीय, तृतीय क्रियाकलाप में, चतुर्थ क्रियाकलाप में संलग्न रहते हैं। उसके बाद है जनसंख्या की अधिकता, व्यावसायिक विधियां तथा प्रशासनिक कार्यों में नगरों को वर्गीकृत किया जाता है। यहाँ की जनसंख्या का अधिकतर होने के कारण इन्हें किस पर, व्यावसायिक और प्रशासनिक नगरों में भी बांटा जाता है। नगरों में जनसंख्या का घनत्व भी अधिक होता है। यहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व होता है वो कैसा होता है, अधिक होता है। नगरों की समस्या के समाधान हेतु अगर कोई नगर है तो वहाँ पर कोई समस्या रहती है तो उसके लिए नगर पालिका, नगर निगम, छावनी बोर्ड, अभिसूचक, नगरीय क्षेत्र समिति गठित जो होती है वो किया जाता है। ओके, नगर के विकास एवं विस्तार की दर बहुत अधिक होती है। यहाँ का जो विकास और यहाँ का जो विस्तार है वो बहुत अधिक होता है। उसके बाद आवासों की सघनता के कारण लंबवत विस्तार अधिक होता है। यहाँ पर आवास इतने संघन होते हैं कि यहाँ पर जो आवास के निर्माण के लिए बहुत सारी जो सामग्री होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छे से समझ में आई हो। हमारा जो चैप्टर था वो यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।